मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान परिभाषा के अनुसार मन और व्यवहार दोनों का अध्ययन है। ये हमें यह परिभाषित करने में मदद करता है कि मन कैसे काम करता है और ये व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। मानव मन प्रकृति में बहुत जटिल है और अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ है तो ठीक से ध्यान न दिए जाने पर इसका इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है। ये विशेष रूप से है क्योंकि मन के लक्षण ज्यादातर समय शारीरिक नहीं होते हैं, बल्कि विचार, भावनाएं और यादों की प्रकृति में एक गैर भौतिक है। मनोविज्ञान इसलिए मानव व्यवहार के अवलोकन पर आधारित है और कुछ असामान्यताओं के मामले में इसमें परिवर्तन को पहचानने में मदद करता है। मनोविज्ञान का अध्ययन मनोचिकित्सक और मनोविज्ञान दोनों द्वारा किया जाता है, लेकिन वे समान नहीं है। मनोचिकित्सक ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंध करने के लिए दवाओं और अन्य हस्तक्षेप से निपटते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक केवल मनोचिकित्सा और व्यवहार संबंधी तकनीकों से निपटते हैं। मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार। मनोविज्ञान की गहराई को समझने के लिए यहाँ कुछ मुख्य प्रकार के मनोविज्ञान हैं। सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान इस अध्ययन से संबंधित है कि लोग कैसे महसूस करते हैं और सोचते हैं और इन विचार प्रक्रियाओं से मानव व्यवहार कैसे प्रभावित होता है। ये व्यापक रूप से एक व्यक्ति और अन्य क्षेत्र में आत्मसम्मान पर उनके प्रभाव के साथ व्यवहार, पूर्वाग्रह, भेदभाव और एक अन्य सामाजिक घटना को देखता है। सामाजिक मनोविज्ञान को विपणन, उद्योगों, कैरियर के अवसरों, संगठनात्मक मनोविज्ञान, विभिन्न अवसरों के परामर्श और मूल्यांकन में लागू किया जा सकता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक भी प्राध्यापकों या शोधकर्ताओं के रूप में अकादमी में काम करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान क्या एक मानसिक बीमारी का निर्माण करता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भावनाओं, विचारों और व्यवहार के असामान्य पैटर्न को देखता है जो मानसिक बीमारी को विकसित करने में मदद करता है। इस जानकारी का उपयोग बाद में विभिन्न मानसिक विकारों के आकलन, निदान और उपचार के लिए किया जाता है। जब अधिकांश लोग असामान्य व्यवहार के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में चरम सीमा होती है, हालांकि इसका मतलब सामान्य व्यवहार से दूर का व्यवहार है। असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवार की उत्पत्ति, संस्कृति, धर्म और अन्य सामाजिक मापदंड प्रभावित कर सकते हैं सामान्य या असामान्य क्या है। जैव मनोविज्ञान। बायोसाइकोलॉजी व्यवहार और जीव विज्ञान के बीच के संबंध से संबंधित है। ये विशेष रूप से देखता है कि मस्तिष्क विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यक्षमता को देखकर विभिन्न व्यवहारों को कैसे नियंत्रित करता है। संक्षेप में, जैव मनोवैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में मस्तिष्क में परिवर्तन कैसे होता है। बायोसाइकोलॉजी में विशाल कार्यान्वयन है। इसका उपयोग प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि राजनीति में किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में नई दवाओं को बनाते समय भी मनोवैज्ञानिक कार्यरत है। जीव मनोवैज्ञानिक फार्मासिस्टों की दवाओं को डिजाइन करने में मदद करते हैं जो न्यूरोलॉजिकल विकारों से निपटते हैं। लोग ज्यादातर बायोसाइकोलॉजी को एक शोध उन्मुख क्षेत्र के रूप में सोचते हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसे केवल प्रयोगशालाओं के अलावा अन्य जगह पर नियोजित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उस प्रक्रिया से संबंधित है जो स्मृति, ध्यान, समस्या को सुलझाने की क्षमता और भाषा सीखने के काम को रेखांकित करती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इस घटना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित कर सकता है, जैसे तंत्रिका विज्ञान, व्यवहार संबंधी प्रयोगों या व्यक्तिगत या समूह के आधार पर स्थिति अध्ययन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान में नियोजित किया जाता है। वे इसे शिक्षाविदों में भी नियुक्त कर सकते हैं और नए निष्कर्षों को सिखा सकते हैं जिन्हें बाद में विभिन्न स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। विकासमूलक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान सभी उम्र के लोगों के साथ व्यवहार करता है। यह अध्ययन करता है कि समय के साथ लोग कैसे विकसित होते हैं और वे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित होते हैं और ये कैसे उन्हें प्रभावित करता है। ये किसी भी असामान्य वृद्धि और विकासात्मक देरी की पहचान करने में भी मदद करता है ताकि तुरंत हस्तक्षेप से एक व्यक्ति को सामान्य रूप से विकसित करने में मदद कर सके। ये कुछ हस्तक्षेपों के साथ काम करता है जिन्हें लोगों को मार्ग पर वापस लाने और स्वस्थ रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, विभिन्न व्यक्तित्व का और जो उन्हें अलग बनाता है उसका अध्ययन। ये विभिन्न व्यक्तियों के बीच व्यक्तित्व लक्षणों का अध्ययन करने के लिए विकासवादी जीव विज्ञान के सिद्धांतों को लागू करता है।
ये व्यवहार और सामाजिक सीख का भी उपयोग करता है और ये दोनों व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों को यह समझ में आता है कि व्यक्तियों के बीच विभिन्न व्यक्तित्व कैसे पैदा होते हैं और विकसित होते हैं। इससे उन्हें व्यक्तित्व के विभिन्न विकारों का निदान, आकलन और उपचार करने में मदद मिलती है और व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। फॉरेंसिक मनोविज्ञान कानून और मनोविज्ञान को एक साथ जोड़ता है। इस क्षेत्र में आपराधिक और नागरिक कानून के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान लागू होता है। फॉरेंसिक मनोविज्ञान की अवधारणाओं का उपयोग करके अदालती प्रणालियों के फॉरेंसिक मूल्यांकन को दोषियों की योग्यता का परीक्षण करने और कस्टोडियन मूल्यांकन जैसी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। एक फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक एक विशेषज्ञ के रूप में जेल मनोविज्ञान, पुलिस मनोविज्ञान और यहाँ तक कि अदालत के परामर्श में भी अपना ज्ञान लागू कर सकता है। चिकित्सा में फॉरेंसिक मनोविज्ञान का भी उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से उन कैदियों के लिए जो अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं। मनोवैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं वे अपने ज्ञान का उपयोग आत्महत्या जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं। कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और मनोभ्रंश या अल्जाइमर जैसे कैदियों में अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों का आकलन कर सकते हैं। संगठनात्मक मनोविज्ञान को औद्योगिक मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। ये शाखा काम और व्यक्तियों, समाज और व्यवसायों के बीच इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करती है। संगठनात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान व्यक्तियों, टीमों या संगठनों द्वारा सामना किए गए भलाई और मुद्दों पर लागू होता है। ये कार्यस्थल के व्यवहार में सुधार, नियोक्ता और कर्मचारियों और एक टीम के अच्छी तरह से लोगों के बीच संबंध से भी संबंधित है। तंत्रिका मनोविज्ञान न्यूरोसाइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक और व्यवहार प्रक्रियाओं के बारे में मस्तिष्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक घटकों को देखता है। मस्तिष्क की चोट के बाद या स्ट्रोक जैसे निदान के बाद तंत्रिका संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टरों को यह देखने में मदद कर सकता है कि इस तरह की चोटों से संभावित दुष्प्रभाव क्या है और रोगी को सर्वोत्तम रोग निदान प्रदान करने के लिए उपचार को कैसे संशोधित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मनोविज्ञान को शायद अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि चिकित्सा मनोविज्ञान या व्यवहार चिकित्सा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि किसी व्यक्ति का जीव विज्ञान, व्यवहार और सामाजिक वातावरण कैसे बदलता है और उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या उसकी बीमारी को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान को एक व्यक्ति पर एक संपूर्ण इकाई के रूप में ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजित किया जाता है, ये देखते हुए कि उनके स्वास्थ्य को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित कर रहा है। सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामान्य कारकों में शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्कृति और धर्म शामिल है। सैन्य मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है जो दुश्मनों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने और प्रतिवादों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और तिथियों के डिजाइन, अनुसंधान और कार्यान्वयन से संबंधित है। यह दोस्ताना ताकतों के मनोवैज्ञानिक राज्यों और सैन्य कर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी काम करता है। सैन्य मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं के रूप में काम कर सकते हैं या सैन्य व्यक्तिगत के बीच मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य मुद्दों का इलाज कर सकते हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न जानवरों के व्यवहार पैटर्न का अध्ययन किया जाता है और साथ ही मानव व्यवहारों की तुलना की जाती है। यह कई विकासवादी लक्षणों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। संकर प्रजाति की तुलना कुछ समानताओं को जन्म दे सकती है और भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। शैक्षिक मनोविज्ञान विभिन्न सेटिंग में मानव सीख और शैक्षिक हस्तक्षेप के अध्ययन से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान में मानव के सीखने के तरीके के व्यवहार और संज्ञानात्मक दोनों शामिल हैं। इससे मनोवैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिलती है कि व्यक्ति को बुद्धि, प्रभाव, प्रेरणा और अनुभूति के आधार पर अलग अलग क्या बनाता है। शैक्षणिक अनुभव का ठोस आधार प्रदान करने और विभिन्न प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान को शिक्षण में नियोजित किया जा सकता है। यह एक छात्र शिक्षक संबंध बनाने में मदद करता है और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मनोवैज्ञानिक मुद्दों वाले छात्रों की मदद करता है। क्या आप किसी विशिष्ट मनोविज्ञान क्षेत्र में रुचि रखते हैं? आपको मनोविज्ञान के बारे में क्या आकर्षित करता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।